नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय की अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है क्वांटम संख्याएं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं वे संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में उपस्थित है, किस उपकोष में है, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, उसका चक्रण किस प्रकार का है। ये सारी प्रकार की जानकारियाँ जिन जिन संख्याओं द्वारा मिलती है उनको बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोष में है, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय प्रकृति क्या है उसकी, और उसका चक्रण क्या है। इन सभी बातों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे क्वांटम संख्याओं के अंदर। ठीक है, देखो, मुख्यतः क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। पहली क्वांटम संख्या का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। इसको दर्शाया जाता है n से। ठीक है, मतलब कि छोटे n से। दूसरी क्वांटम संख्या का नाम है द्विगुणकीय क्वांटम संख्या। इसको दर्शाया जाता है स्मॉल l से। तीसरी का नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल m से। और चौथी का नाम है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल s से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो n, l, m, s ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं, आपको पढ़नी है अभी इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर। मुख्य क्वांटम संख्या सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। देखो, मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा कक्षक के आकार का, अर्थात इलेक्ट्रॉन के किस कक्षक में उपस्थित है या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी कितनी है, इसका पता चलता है। ठीक है, इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं हम? n से। यदि n का मान 1 है तो इलेक्ट्रॉन k कक्षक में उपस्थित है ना। यदि n का मान 2 है तो इलेक्ट्रॉन l कक्षक में उपस्थित है। यदि n का मान 3 है तो इलेक्ट्रॉन m कक्षक में उपस्थित है। यदि n का मान 4 है तो इलेक्ट्रॉन n कक्षक में उपस्थित है। यदि इसका मान 5 है तो इलेक्ट्रॉन o कक्षक में उपस्थित है। इस तरीके से k, l, m, n, o, p इन कक्षकों के नाम होंगे कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है। तो इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक में उपस्थित होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पहली कक्षा में या इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी नाभिक से दूरी ये हो गई। तो इसका मतलब इस परमाणु का आकार जो है वो इसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में उपस्थित है या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में किस कक्षा के अंदर उपस्थित है, इसकी जानकारी हमें मिलती है मुख्य क्वांटम संख्या से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, n का मान बढ़ने पर कक्षकों की संख्या बढ़ती है और n का मान बढ़ने पर कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा आगे दूर होता जाएगा नाभिक से, इसलिए। दूसरे प्रकार की आती है द्विगुणकीय क्वांटम संख्या। इसको हम l से दर्शाते हैं। यह कक्षक की त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है ना। इससे इलेक्ट्रॉन की उपकोष की स्थिति पता लगती है। देखो, प्रत्येक कोश के अंदर उपकोष उपस्थित होते हैं, है ना। एक कोश है, उसके अंदर उपकोष उपस्थित होंगे। कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये है नाभिक, इसका पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा, n बराबर 1, 2, 3 और 4, ये इसके 4 कक्षक हैं, k, l, m, n। पहला जो कोश होता है ना, इस कोश के अंदर एक ही उपकोष होता है, उसको बोलते हैं s उपकोष, जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन, ये वाली। ठीक है, इसमें एक ही होता है। दूसरे कोश के अंदर 2 उपकोष होते हैं, है ना। एक तो जो दिखाई दे रहा है ये वाला s, एक जस्ट इसके पास में होता है, उसको बोलते हैं p उपकोष। s और p उपकोष होते हैं दूसरे वाले के अंदर। तीसरा जो कोश है, इसके अंदर तीन उपकोष होते हैं। एक तो ये s है, दूसरा वाला p हो गया, और तीसरा होता है d। ये पूरे होते हैं गोल नाभिक के चारों तरफ। चौथे के अंदर 4 उपकोष होते हैं। एक तो ये s, एक p, एक d होता है, और एक होता है f। एक क्या होता है? f होता है। तो पहले कोश में एक ही होता है उपकोष s, दूसरे कोश में s और p 2 उपकोष होते हैं, तीसरे के अंदर s, p, d 3 उपकोष होते हैं, और चौथे के अंदर s, p, d, f 4 उपकोष होते हैं। ठीक है, देखो इससे क्या पता लगता है। अब इससे इलेक्ट्रॉन के उपकोष की स्थिति पता लगती है। प्रत्येक कोश में एक या एक से अधिक उपकोष होते हैं, है ना। L का जो मान है ना, L का जो मान है वो L का मान ज्ञात करने का सूत्र ये वाला है, n-1। जो मुख्य क्वांटम संख्या थी उसमें से एक माइनस कर दो तो n का मान आता है, L का मान आता है। ठीक है, L के जो मान है ना वो कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 0 से लेके n-1 तक इसके मान हो सकते हैं। L के मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। यहाँ पर ये n-1 है, L नहीं है। ठीक है, n-1 तक। देखो कैसे हो सकते हैं। यदि
एल का मान क्या हो, जीरो हो। मान लो एल का मान अगर यदि जीरो है तो अगर मान जीरो है तो इसमें उपकोष होगा हमेशा एस, ये फिक्स है। एल के मान जीरो है तो उसमें उपकोष होगा एस, ठीक है। मतलब कि एस का मतलब क्या हुआ, इसमें एक कक्षकों की संख्या कितनी होगी, एक। कैसे होगी कक्षकों की संख्या, एस के लिए, ये एस के लिए एक कक्षक होंगे, बस ये बन गया। बस एक ही बॉक्स बनाना है आपको इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए इसको बोलते हैं हम एस कक्षक। अब देखो आप दूसरा, यदि एल का मान एक है, ठीक है। देखो एन का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन एल का मान जीरो से ही स्टार्ट होता है। अगर एल का मान एक है तो इसमें होगा पी कक्षक। क्या होगा इसमें, पी कक्षक। पी के नीचे लिखा हुआ है तीन, मतलब पी के अंदर कक्षकों की संख्या तीन होती है। कैसे होती है, देखो ये मैं पी बनाया मैंने, इसमें तीन कक्षक होंगे, ये ऐसे इस तरीके से। तो ये किसके लिए है, ये पी के लिए है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये पी के लिए है। फिर आता है आपके डी। अगर एल का मान दो है तो इसके लिए उसकी इसमें कौन सा उपकोष होगा, डी उपकोष होगा। और इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, पाँच होगी। ऐसे होती है इसमें कक्षकों की संख्या पाँच। ये मैंने बनाया, इसके अंदर एक दो तीन चार और ये पाँच। तो ये हो गया डी के लिए, डी में पांच कक्षक होंगे। ऐसे ही अगर इसका मान अगर क्या है, तीन है एल का मान, तो इसमें एफ उपकोष आएगा, एफ के अंदर। ऐसे ही सात डिब्बे बनेंगे, डिब्बे का मतलब वो कक्षक होंगे, कक्षक उनको नाम देते हैं हम, बॉक्स कह सकते हैं इनको। तो इस प्रकार एल के मान से हम उपकोष पता लगाते हैं। कि मैंने आपको बताया था ना कि एक कोष में अलग अलग उपकोष होते हैं, एस पी डी एफ। तो यदि एल का मान जीरो है तो उसमें एस उपकोष होगा, एल का मान एक है तो उसमें पी उपकोष होगा, दो है तो डी और तीन है तो एफ उपकोष होंगे। और उनमें कक्षकों की संख्या भी निश्चित है, एक एक कक्षक होगा कि तीन होंगे कि पाँच होंगे कि सात होंगे, कितने होंगे, ठीक है। ये देखो मैंने एक सारणी बना रखी है। यदि n का मान क्या है, एक है, यदि n का मान एक है तो उसके लिए l का मान होगा जीरो, n माइनस वन से। और उपकोष होगा उसमें वन एस। कौन सा उपकोष होगा इसके अंदर, वन एस, ठीक है। वन एस उपकोष जो आता है ना, ये कैसे आता है देखो। इसे समझने के लिए आपको पहले मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो ये मान लो नाभिक है, इस नाभिक के यहाँ पे ये पहला है, यहाँ पर क्या आ रहा है इसके अंदर, ये दूसरा आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है और ये चौथा जा रहा है। अब पहले के अंदर केवल एक ही उपकोष होता है, वो होता है एस, ठीक है। तो ये जो वन एस लिखा हुआ है ना, यहाँ जो ये वन एस लिखा हुआ है, इस वन एस का मतलब क्या है, इस वन वन का मतलब तो है ये कि कोष एक है, और एस का मतलब है ये, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कोष के एस उपकोष के अंदर है, पहले कोष के एस उपकोष के अंदर है। तो ये जो नीचे एक दो तीन चार है ना, ये सारे के सारे क्या है, कोष हैं। और यह लाइन बनी हुई है एक दो तीन चार की, ये सारे कोषों के लिए आ रही है। और दूसरी जो है एस पी डी एफ, ये उपकोषों के लिए आ रही है, ठीक है। तो अब आप देखो इसके अंदर फिर आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे टू एस लिखा हुआ है। तो टू एस का मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष के एस उपकोष में है। यदि टू पी लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष के पी उपकोष के अंदर उपस्थित है। मान लो फोर पी लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन चौथे कोष के पी उपकोष के अंदर उपस्थित है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो एन का मान अगर एक है, एन का मान एक है तो एल बराबर क्या होता है, एन माइनस वन। तो आपने एक में से एक माइनस किया तो आ गया जीरो, आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि एन का मान एक है तो इसके लिए जीरो होगा एल का मान, और वो होगा उपकोष वन एस। यदि एन का मान दो है ना, एन का मान दो है तो एन का मान दो होगा तो क्या आंसर निकलता है, एन माइनस वन करते तो एक आता है। तो यानी कि इसके लिए एल के दो मान होंगे, एक तो होगा जीरो और एक होगा एक। और जीरो के लिए आंसर होगा टू एस, क्योंकि देखो यहाँ पे एन का मान दो है ना, यहाँ पे एन का मान दो है तो यहाँ पे टू एस ही आएगा। यहाँ एन का मान एक था तो यहाँ वन एस आया। और जीरो के लिए क्या होता है एस, और वन के लिए होता है पी। और ये दो, यहाँ जो दो लगा हुआ है ना, इसके कारण यहाँ पे दो आ रहे हैं बार बार, टू एस और टू पी आ रहा है। एन का मान तीन होगा, एन का मान अगर तीन होगा तो इसके लिए तीन मान हो जाएंगे, एन के तीन मान के लिए, जीरो एक और दो। जीरो वाले के लिए ये हो जाएगा वन थ्री एस, ये हो जाएगा थ्री पी और ये हो जाएगा थ्री डी। मतलब कि तीसरे कोष के एस पी और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ऐसे ही जब चार होगा तो चार के लिए इसका जो मान है वो ये हो जाएगा जीरो एक दो तीन। तो जीरो के लिए फोर एस,
1 के लिए 4p, 2 के लिए 4d और 3 के लिए 4s। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष के अंदर उपस्थित है वो L के मान से पता कर सकते हैं। ठीक है। अब बताए चुंबकीय क्वांटम संख्या। इससे समन्वय अक्ष के संगत कक्षों के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि अब ये थोड़ा सा आपको उसको समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? देखो, m का जो मान है चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, वो ज्ञात किया जाता है इस सूत्र से, m बराबर 2l+1। आपको इसके लिए l का मान पता होना चाहिए। l का मान पता है तो ही आप m का मान निकाल सकते हो। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है आगे, m के जो मान है वो ऋणात्मक हो सकते हैं, 0 हो सकता है और धनात्मक हो सकते हैं। m के मान कैसे कैसे हो सकते हैं ये आप अच्छी तरह समझना। आप देखो, यदि l का मान 0 है ना, तो आप इस सूत्र में रखो l का मान 0 होगा तो m का मान क्या आएगा? 1। m का मान क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब अगर m का मान जो ये 1 आ रहा है ना, देखो l के 0 के लिए m का मान 1 आया, m बराबर 1 आया ना, तो इसके लिए आपको एक कक्षक बनाना है। एक का मतलब है एक कक्षक, और एक कक्षक बनता है तो वो किस उपकोष के लिए होता है? एस उपकोष के लिए होता है, आपको पता है ऊपर। ठीक है। तो एस उपकोष के लिए अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ वो, एस उपकोष के लिए m का मान 0 होगा, जो इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, इस कक्षक के अंदर लिखा हुआ है। एस उपकोष के लिए m का मान 0 होगा। आप ये लाइन यहाँ लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, ये वाला लाइन, एस उपकोष के लिए m का मान 0 होगा। कैसे आया ये मान 0? एक m का मान 1 है, 1 है तो एक बॉक्स बनेगा, है ना, एक कक्षक बनेगा। एक कक्षक का मान जो होता है एक बनता है तो उसको s बोलते हैं, और जिसका मान होता है 0। आगे देखो अब आप, यदि l का मान 1 है ना, तो सूत्र 2l+1 सूत्र से m निकलेगा 3। तो 3 का मतलब है कि इसके अंदर 3 कक्षक बनेंगे ये वाले, और 3 किसके लिए बनते हैं? p के लिए बनते हैं। ठीक है। जब 3 p के लिए बनेंगे तो p के जो 3 होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? px, pz और py। बोलते समय इनको ऐसे बोलते हैं, px, py, pz। लेकिन बीच में जिसका मान 0 होता है ना, वो होता है pz वाला, -1 वाला px है और +1 वाला py है। तो p के 3 उपकोष हैं, और तीनों उपकोष x, y और z एक्सिस पे होते हैं, इसलिए इनको px, py और pz बोलते हैं। लेकिन इनके m के मान निश्चित है। अब ये बात ध्यान रखना कि l बराबर 1 के लिए m का मान 3 जो यहाँ लिखा हुआ है वो नहीं होता है। इस 3 का मतलब है 3 बॉक्स बनेंगे, 3 कक्षक बनेंगे, और 3 कक्षक बनते हैं p के लिए। तो p के 3 कक्षक होंगे, और इन p के जो 3 कक्षकों के जो मान होंगे ना m के, वो -1, 0 और +1 होंगे। ठीक है। तो एक बार वापस समझ लो, l बराबर 1 के लिए m का मान 3 नहीं होता है। l बराबर 1 के लिए p के 3 मान होते हैं, -1, 0 और +1। जो बॉक्स के अंदर जो मान लिखे हुए हैं ना, यही m के मान है, न कि ये 3 m का मान है। चौथा देखो अब आप, नेक्स्ट देखो, यदि l का मान 2 है तो 2l+1 से इसके 5 निकलते हैं। 5 का मतलब है कि 5 बॉक्स बनेंगे, ऐसे कक्षक बनेंगे, और 5 बनते हैं d के लिए। 5 किसके लिए बनते हैं? d के लिए। अब इनके जो मान है ना, इनके जो नाम है वो निश्चित हैं, कि 0 अगर होगा तो उसको बोलते हैं dz स्क्वायर, -1 बोलते हैं dyz, -2 जिसका मान है उसको बोलते हैं dxy। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि dz स्क्वायर के लिए m का मान क्या होगा, तो आप बोलना 0 होगा। dxz के लिए m का मान क्या होगा? +1। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर के लिए होगा +2। इसको डैश बोलते हैं, ये माइनस नहीं है। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर के लिए होगा ये +2। ठीक है। तो बॉक्स के अंदर जो मान लिखे हुए हैं ना, ये m के मान है d उपकोष के लिए। ऐसे ही f उपकोष के लिए भी मान निकालेंगे तो m बराबर 3 जब होगा, m बराबर 3 होगा तो l बराबर 3 होगा तो m के 7 निकलेंगे, मतलब 7 बॉक्स बनेंगे, 7 खंड बनेंगे, 7 कक्षक बनेंगे। इसके लिए इनके मान -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 मान होंगे। मैं इनके जब आपको अंकित प्रश्न कराऊंगा ना, जब आपको ये समझ में आ जाएगा। लास्ट है आपके अब चक्रण क्वांटम संख्या। इससे इलेक्ट्रॉन के अक्ष पर चक्रण का पता चलता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर वामावर्त या दक्षिणावर्त चक्रण कर रहा है। कैसे पता लगाएंगे? देखो, इस नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन है, पहले इसको देखना। नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ऐसे घूम रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो चक्रण क्वांटम संख्या s का मान होता है +12।
देखो चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान 2 हो सकता है, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसके लिए प्लस हाफ होगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसके लिए एस का मान होगा माइनस हाफ। दो ही मान हो सकते हैं इसके, या तो प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है। बस ये हैं आपकी चारों क्वांटम संख्याएं।